नमस्कार शिक्षार्थियों, आप सभी का NIOS स्टूडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस के उच्चतर माध्यमिक विषय के सूचना के स्रोत के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। शिक्षार्थियों, आप सभी को पता होगा और आपने ये अपनी रोज़मर्रा के जीवन में अनुभव भी करा होगा कि हमें अपने हर काम में, हर एक्टिविटी में सूचना की आवश्यकता होती है। अगर आप छात्र हैं तो भी आपको सूचना चाहिए। किस प्रकार की सूचना? विभिन्न प्रकार की सूचना। आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित सूचना चाहिए होती है। और अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि परीक्षा कब से शुरू है, क्या सेंटर है। और अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो जैसे आप गाड़ी में सफ़र करते हैं तो GPS क्या है, ये भी एक तरह की सूचना आपको प्रदान करता है। और अगर आप शोध कर रहे हैं तो भी आपको अपने क्षेत्र से संबंधित आवश्यक सूचना चाहिए। कभी आपने ये सोचा है, कभी ये आपने जानने की कोशिश करी है कि सूचना कैसे उत्पन्न होती है, फिर सूचना का कैसे आदान प्रदान होता है, कैसे सूचना का प्रसार होता है। तो आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि जब हम शोध करते हैं या जैसे कि R&D इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ में जो शोध होता है, जो विद्यार्थी शोध करते हैं, उस शोध में जो वो फाइंडिंग्स पाते हैं उसको वो कैसे प्रसार करते हैं, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, उसको वो पत्रिकाओं में छापते हैं। तो इस तरह सूचना शोध के दौरान उत्पन्न हुई, जिसको पत्रिकाओं के द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सरकार के विभिन्न विभागों में, दफ्तरों में जो काम होता है उसमें भी बहुत सारी सूचना उत्पन्न होती है। और क्या कार्य हो रहा है, जैसे कि क्या योजनाएं सरकार बना रही है जनता के लिए, और क्या उनके लिए स्कीम्स बना रही है, ये सारी सूचनाएं हैं जो लोगों को जानना ज़रूरी है। तो ये सूचना सरकारी नियमों के अनुसार सारी सरकारी संस्थाओं को, सारे सरकारी संगठनों को जो वो कार्य करते हैं उससे संबंधित सूचना अपनी वेबसाइट्स पे रखनी होती है। किस लिए रखनी होती है? जिससे कि जनता, जिससे कि स्टूडेंट्स, जिससे कि छात्र उस सूचना को जान सकें, उसके बारे में जानकारी रहे उन्हें, और वो उसको आगे यूज़ करें, आगे इस्तेमाल करें, आगे उस सूचना का प्रयोग करें। अब शिक्षार्थियों, अगर आप उदाहरण लें एक पुस्तकालय का, तो आपको पता है पुस्तकालय में भी विभिन्न प्रकार की सूचना होती है। जैसे कि क्या हम अपनी वेबसाइट पे सारी सूचनाएं रखते हैं कि हमारे पास कैसा संग्रह है, हमारे कलेक्शन में क्या क्या है, किस क्षेत्र में, किस रिसर्च एरिया में हमारा कलेक्शन है, कितनी किताबें हैं, कितनी मैगज़ीन्स हैं, कितने अखबार हैं। इसके अलावा हम अपनी सूचना रखते हैं कि हमारे कितने रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, कौन आ रहे हैं लाइब्रेरी की सुविधाएं का इस्तेमाल करने। इसके अलावा हम अपनी वेबसाइट पे जो हम पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करता है विद्यार्थियों के लिए, उस सब की सूचना रखते हैं। तो देखिए, ये सूचना की बहुत महत्ता है। ये सूचना वेबसाइट पे देना ज़रूरी है, जिससे कि शिक्षार्थी देश के जिस कोने में भी हों, देश के जिस कोने में क्यों, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उन्हें पता चल सके कि एक पुस्तकालय में क्या कलेक्शन है, क्या संग्रह है और क्या सेवाएं दी जाती हैं पाठकगण के लिए। तो आपने देखा इन विभिन्न उदाहरणों में कि हमें सूचना की रोज़मर्रा की जीवन में भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम विद्यार्थी हैं तो भी हमें सूचना चाहिए, अगर हम कहीं सफ़र कर रहे हैं तो भी हमें सूचना चाहिए। और आपने ये भी जाना कि नियम के अनुसार
कानून के अनुसार सभी सरकारी संस्थाओं और विभागों को वो जो भी कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित सूचना वेबसाइट पे रखनी होती है, वेबसाइट पे देनी होती है, जिससे कि जनरल पब्लिक जान सके कि सरकारी संस्थाओं में क्या काम हो रहा है और जो वो सूचना दे रहे हैं इस वेबसाइट पे है उसका वो अपने लिए उपयोग कर सकें। तो सूचना की क्या परिभाषा है? अनुभव अथवा अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान, विभिन्न स्थितियों का ज्ञान, करंट अफेयर्स का ज्ञान, किसी कार्यालय, संस्था आदि के द्वारा सूचना देने या सूचित किए जाने की स्थिति। सूचना का स्वरूप क्या होता है? सूचना तथ्य हो सकते हैं या आंकड़े हो सकते हैं या जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकते हैं। ये सारे उदाहरण हैं सूचना के, ये सारे सूचना का स्वरूप है। मतलब डेटा जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, फैक्ट्स या डेटा का कलेक्शन या स्टैटिस्टिकल डेटा, इन सब को हम सूचना कहते हैं। सूचना को इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब सूचना स्रोत क्या है? मतलब इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या हैं? तो इंफॉर्मेशन सोर्सेज वो होते हैं, वो सोर्सेज जिससे हम सूचना प्राप्त करते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन सोर्सेज या सूचना स्रोत कहते हैं। और इसके अंदर प्रलेख, संस्थाओं के अतिरिक्त जनमाध्यम मतलब मास मीडिया जैसे रेडियो और टेलीविज़न भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए बातचीत द्वारा, पत्र लेखन, टेलीफोन पर बात करना, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी लेना या इंटरनेट, ये सारे स्रोत हैं, ये सारे सूचना प्रदान करते हैं। अब शिक्षार्थियों, आप सभी के लिए ये जानना भी आवश्यक है कि सूचना स्रोत के प्रकार कैसे हैं। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। सूचना स्रोतों को उपभोक्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, सूचना के विषय, प्रकार, माध्यम या स्वरूप के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। और हम सूचना स्रोतों को दो समूह में विभक्त कर सकते हैं। इन इंफॉर्मेशन सोर्सेज को हम दो ग्रुप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक प्रलेखीय स्रोत और दूसरा हुआ अप्रलेखीय स्रोत, मतलब डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। प्रलेखीय स्रोत में आते हैं सूचना के सभी लिपिबद्ध स्रोत, चाहे उनका कोई भी विषय वस्तु या प्रारूप हो, मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूपों में प्रकाशित या अप्रकाशित, पुस्तकें, पत्रिकाएं, मैगजीन या संदर्भ पुस्तकें शामिल हैं। ये सारे स्क्रीन पे जैसे जो उदाहरण दिए गए हैं ये सब डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के हैं। इसके अलावा सूचना की विषय वस्तु और भौतिक रूप के आधार पर भी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज का विभाजन किया जा सकता है। मतलब प्रलेखीय स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रलेखीय स्रोत विषय वस्तु के अनुसार मतलब डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर। विषय वस्तु का मतलब हुआ सब्जेक्ट मैटर। और इसके बाद इंफॉर्मेशन सोर्सेज के फॉर्म के अनुसार, प्रारूप के अनुसार भी हम उन्हें विभाजित कर सकते हैं। अब देखना यह है कि सूचना के प्रलेखीय स्रोत विषय वस्तु के अनुसार सूचना के सभी स्रोत जैसे कि पुस्तकें, पत्रिकाएं, लेख, शब्दकोश, समाचार पत्र, शोध प्रबंध, मार्गदर्शिका पुस्तकें, तो आप इनको कैसे हम फॉर्म्स सब्जेक्ट से कैसे कर रहे हैं, इसके क्या उदाहरण हैं? बुक्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, लेख मतलब आर्टिकल्स जो पत्रिकाओं में छपते हैं, शब्दकोश आपका डिक्शनरी हुआ, समाचार पत्र न्यूज़पेपर्स, शोध प्रबंध आपका थीसिस या डिसर्टेशंस हुए, और गाइड बुक्स, डायरेक्टरीज,
ये सारे एक विषय वस्तु के अनुसार उदाहरण हैं। अब शिक्षार्थियों, आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि सूचना के प्रलेखीय स्तोत्र विषय वस्तु के अनुसार 3 भागों में कैसे विभाजित किए जा सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक तथा सूचना के तृतीयक स्तोत्र, जिसको इंग्लिश में कॉमनली हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टेरिशरी सोर्सेज। तो शिक्षार्थियों, आपने अभी देखा कि सूचना की बहुत महत्ता है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, चाहे हमें कहीं सफ़र करना हो या हमें पढ़ाई करनी हो या शोध हमें करना हो, तो इस सब के लिए सूचना की आवश्यकता हमें पड़ती है। साथ में ये भी जानना जरूरी है सूचना क्या है। सूचना एक तथ्य है या सूचना एक डेटा है या सूचना एक जानकारी है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। अगर हम कहीं सफ़र कर रहे हैं और हमें ये जानकारी मिलती है कि आज उधर रास्ता बंद है, तो ये आपको जानकारी मिली और इस जानकारी से आप अपना रास्ता बदल देते हैं। तो आपने जो जानकारी मिली उसका इस्तेमाल करते हुए अपना निर्णय लिया और अपना रास्ता बदला। तो ये जानकारी क्या आपको कर रही है? आपको जानकारी मदद कर रही है डिसीजन मेकिंग में, अपना सही निर्णय लेने में। और शिक्षार्थियों, आपने ये भी देखा कि हम सूचना स्तोत्र को, या जिनको हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज भी बोलते हैं, इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे विभाजित कर सकते हैं। हम इनको कर सकते हैं विभाजित कैसे? हम इनको डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज बोल सकते हैं या नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज बोल सकते हैं। इसके अलावा हम इनको ऐसे भी विभाजित करते हैं 3 भागों में, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज एंड टेरिशरी सोर्सेज। तो शिक्षार्थियों, आज के इस सेशन में आपने देखा कि सूचना की क्या महत्ता है, सूचना हमें कैसे रोज़मर्रा के जीवन में मदद करती है सही निर्णय लेने में। और आपने ये भी देखा कि सूचना के क्या विभिन्न स्रोत हैं, जिसको हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज भी कहते हैं। और पढ़ने के लिए, समझने के लिए इन इंफॉर्मेशन सोर्सेज को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। इसके अलावा इन सूचना स्रोतों को या इंफॉर्मेशन सोर्सेज को प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सोर्सेज में भी विभाजित किया गया है। शिक्षार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस सेशन से सूचना स्रोत के बारे में, सूचना की महत्व के बारे में कुछ जाना होगा। और हम लोग यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार शिक्षार्थियों, आप सभी का NIO स्टूडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस के उच्चतर माध्यमिक विषय के सूचना के स्तोत्र भाग 2 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। प्राथमिक स्तोत्र, जिसको हम प्राइमरी सोर्स भी कहते हैं, ये वे स्तोत्र हैं जिनमें ऐसी मौलिक सूचना का समावेश होता है जिसे प्रथम बार प्रकाशित, सूचित अथवा लिपिबद्ध किया गया है। तो इसका मतलब प्राइमरी सोर्सेज में हम वो सूचना पाते हैं जिसको पहली बार प्रकाशित किया जा रहा है या जिसको पहली बार लिखा जा रहा है। और या ये भी हो सकता है कि इसमें जो पहले से ज्ञान है उसको नई व्याख्या दी जा रही है, उसको नए ढंग से समझाया जा रहा है, या उसका कोई नया प्रयोग सामने आया है जिसकी चर्चा करी जा रही है। तो
प्राइमरी सोर्स में वो ज्ञान होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट हैंड अकाउंट, मतलब पहली बार जिसके बारे में पता चल रहा है। और इसके क्या उदाहरण हैं? इसके उदाहरण जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, समाचार पत्र, तकनीकी प्रतिवेदन। तकनीकी प्रतिवेदन का मतलब है टेक्निकल रिपोर्ट्स, मतलब आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो R&D संस्थाएं होती हैं, वो शोध करती हैं, फिर अपना जो शोध में आया है, पता चला है, उसको वो लिखती हैं, छापती हैं टेक्निकल रिपोर्ट्स की तरह। और ये जानना ज़रूरी है कि टेक्निकल रिपोर्ट्स जो होती हैं उनका संचार बहुत लिमिटेड होता है, मतलब वो इन हाउस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, प्रायः उन्हीं के इस्तेमाल के लिए टेक्निकल रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं। तो टेक्निकल रिपोर्ट्स हो गया क्योंकि उसमें जैसे तकनीकी प्रतिवेदन और उसमें फर्स्ट हैंड अकाउंट होता है, मतलब जो भी शोध हुआ उसके बारे में सब कुछ पहली बार टेक्निकल रिपोर्ट्स द्वारा डॉक्यूमेंट करा जाता है। अब आपको पता है जैसे छात्र शोध प्रबंध। शोध प्रबंध क्या है? थीसिस या डिसर्टेशन। विश्वविद्यालयों में जो शोधकर्ता होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं जो PhD करते हैं, तो वो अपना जब शोध पूरा हो जाता है तो वो उसको लिखते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं डिसर्टेशन। तो ये भी एक तरह का प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है। फिर सम्मेलन मतलब कॉन्फ्रेंस। सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया कोई आलेख या कोई काम जो कार्य किसी विद्यार्थी ने या किसी रिसर्चर ने किया है, तो किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करा गया प्रेजेंटेशन, ये भी या कॉन्फ्रेंस पेपर, ये भी एक तरह का प्राइमरी सोर्स माना जाता है। पेटेंट और स्टैंडर्ड्स, ये सारे प्राथमिक स्रोत हैं, ये सारे प्राइमरी सोर्सेज हैं, क्योंकि इनमें जो नई सूचना होती है उसकी खोज होती है और उसको पेटेंट द्वारा पहली बार सूचित किया जाता है। देखिए शिक्षार्थियों, आपने देखा कि प्राथमिक स्रोतों के कई सारे उदाहरण हैं, और जैसे कि न्यूज़पेपर्स, जिसे हम समाचार पत्र कहते हैं, जर्नल आर्टिकल्स, शोध पत्रिकाओं में छपने वाले लेख, ये सारे, या PhD स्टूडेंट्स जो लिखते हैं थीसिस, ये सारे उदाहरण हैं प्राथमिक स्रोतों के। पर ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इन सारे प्राथमिक स्रोतों के साथ कुछ समस्याएं भी होती हैं। शिक्षार्थियों, हम ये सब जानते हैं कि दुनिया भर में बहुत शोध हो रहा है, बहुत अध्ययन हो रहा है। शोध और अध्ययन के चलते बहुत पुस्तकें छप रही हैं, बहुत स्तोत्र छप रहे हैं, और किसी भी एक विषय में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। और ये भी एक दूसरी समस्या है कि कोई भी पाठक, कोई भी विद्यार्थी एक क्षेत्र के सभी स्रोतों की जानकारी नहीं रख सकता। तो इसमें मदद करने के लिए कि शोधकर्ता को या विद्यार्थी को या किसी अध्यापक को जो एक क्षेत्र में शोध कर रहा हो, ये जानने के लिए आवश्यक है कि उस क्षेत्र में क्या छप चुका है, क्या पढ़ाई हो चुकी है, क्या शोध हो चुका है। इसके लिए कई पुस्तकें छापी जाती हैं और उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स या द्वितीयक स्रोत। सूचना के द्वितीयक स्रोत अपने अस्तित्व के लिए सूचना के प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर हैं। सूचना को पुनः व्यवस्थित करने के आधार पर द्वितीयक स्रोतों के 4 समूह हैं। स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसका ये मतलब हुआ कि सेकेंडरी सोर्सेज में जो जानकारी दी होती है वो कहाँ से ली जाती है, वो किसके बारे में होती है, वो प्राइमरी सोर्सेज के बारे में होती है। तो
इस स्क्रीन पे दी हुई जानकारी का सार ये है कि सेकेंडरी सोर्स जानकारी देते हैं प्राथमिक स्रोतों के बारे में। मतलब सेकेंडरी सोर्सेज जानकारी देते हैं प्राइमरी सोर्सेज के बारे में। और सेकेंडरी सोर्सेज के 4 समूह क्या हैं? इंडेक्स या सारांश रूप। सारांश मतलब एब्स्ट्रैक्ट होता है, और आपको जैसे पता है एब्स्ट्रैक्ट मतलब, सारांश मतलब जैसे कोई लेख है, उसमें क्या छपा है पूरा, तो उसको अगर हमें उसको संक्षिप्त में देना हो तब हम उसका एक सारांश लिखते हैं। तो सारांश बताता है कि पूरे लेख में क्या है। तो सेकेंडरी सोर्सेज के डिफरेंट ग्रुप्स हैं: इंडेक्स या एब्स्ट्रैक्ट, सर्वेक्षण रूप जिसे सर्वे कहते हैं, संदर्भ पुस्तकें जिसको हम रेफरेंस बुक्स भी कहते हैं, और तकनीकी अनुवाद के रूप में। हम इसमें एक करके चर्चा करेंगे। सारांश रूप जैसे मैंने बताया कि पूरे लेख में क्या है उसका सारांश संक्षिप्त में दिया रहता है। सर्वेक्षण रूप प्रायः यह देखा गया है सर्वेक्षण रूप में, जिसको हम एडवांसेस के नाम से जानते हैं, एडवांसेस या एनुअल रिव्यू, एनुअल एडवांसेस या एनुअल रिव्यू, ये एक उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है, शोध के किसी एक क्षेत्र के ऊपर इसमें सर्वे किया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है। और सारांश रूप में क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में, और हो सकता हो बहुत सारे शिक्षार्थियों को पता भी हो, इंडेक्सिंग या एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स बोलते हैं, या इंडेक्सिंग या एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज बोलते हैं। तो इंडेक्सिंग या एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज में क्या होता है, मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस की इंडेक्सिंग या एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि लीसा है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो हमें अगर शोध करना हो तो हम लाइब्रेरी साइंस के सारी शोध पत्रिकाओं को तो नहीं पढ़ सकते, सारी शोध पत्रिकाओं के बारे में जानकारी नहीं रख सकते। तो उसके लिए हमें इस सेकेंडरी सोर्स के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। अगर इस सेकेंडरी सोर्स को हम देखेंगे जो मैंने बताया लीसा, तो उसमें हमें समझ में आएगा कि हमारे क्षेत्र लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में क्या क्या पत्रिकाएं हैं और उन्होंने क्या क्या छापा है। सर्वेक्षण रूप में जैसे मैंने बोला एडवांसेस या एनुअल रिव्यूज़ होते हैं। तो ये एडवांसेस इन लाइब्रेरी साइंस, एनुअल रिव्यूज़ इन साइकोलॉजी, एनुअल रिव्यूज़ विभिन्न विषयों में छपते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी एक क्षेत्र के बारे में सर्वे करके उसके बारे में जानकारी देते हैं। संदर्भ पुस्तकें जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, थिसारस, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, ये सारे उदाहरण हैं संदर्भ पुस्तकों के, और इनको हम रेफरेंस सोर्सेज भी कहते हैं। रेफरेंस सोर्सेज वो होते हैं जिनमें हम कवर टू कवर जिनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, हम रेफरेंस सोर्सेज कंसल्ट करते हैं, देखते हैं जब हमें कोई विशेष जानकारी चाहिए होती है। जैसे थिसारस में हमें किसी वर्ड का पर्यायवाची देखना है या सिनोनिम देखना है, तो हम एक थिसारस को देखते हैं, पर हम थिसारस को कवर टू कवर नहीं पढ़ते हैं। डिक्शनरी में किसी शब्द का हमें मतलब देखना है, किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर इसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है तो हम डिक्शनरी देखते हैं। तो ये सारी संदर्भ पुस्तकें हैं, रेफरेंस बुक्स, मतलब कि जिनको हम कवर टू कवर नहीं पढ़ते, बट किसी विशेष जानकारी के संदर्भ में इनको हम देखते हैं। तकनीकी अनुवाद के रूप में मान लीजिए कोई लेख छपा है फ्रेंच में या जर्मन में और उसे हमें हिंदी में अनुवाद करना है जिससे कि ज़्यादा लोग पढ़ सकें, या उसे अंग्रेजी में अनुवाद करना है जिससे कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके,
तो वो भी ट्रांसलेटेड वर्क, मतलब जो काम अनुवाद करा गया है, जिस काम का अनुवाद करा गया है और अनुवाद करके जो आ रहा है, वो भी एक सेकेंडरी सोर्स होता है। अब इंडेक्स का क्या अर्थ है? इंडेक्स में क्या करते हैं? जिसका अर्थ है संकेत करना या प्रदर्शित करना। तो किसी भी इंडेक्सिंग या एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जर्नल में क्या होता है, सबकी सारे जर्नल्स को इंडेक्स करा जाता है, संकेत करा जाता है, उनकी लिस्टिंग करी जाती है, तो वो हो गया एक तरह का इंडेक्स। और ये एक तरह का सेकेंडरी सोर्स है या द्वितीयक स्रोत है। और सेकेंडरी सोर्स क्या करते हैं? ये प्राइमरी सोर्स का अवलोकन करके संबंधित मतों का चयन करके उन्हें आसानी व शीघ्रता से पुनः प्राप्ति के लिए सहायक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो इंडेक्सेस या सारांश रूप में क्या होता है? इस श्रेणी के अंतर्गत वांग्मय सूचियाँ, सारांशीकरण, जिसको हम कहते हैं कि इसको फुल टेक्स्ट अगर दिया है तो उसको संक्षिप्त में या कंडेंस करके प्रस्तुत करते हैं। सर्वेक्षण रूप, ये प्रकाशन प्राथमिक एवं द्वितीयक साहित्य का सर्वेक्षण करके निम्न सहायता प्रदान करते हैं। मतलब जैसे कि एनुअल रिव्यूज़ या एडवांसेस, ये एग्जाम्पल्स हैं। एनुअल रिव्यूज़ हर क्षेत्र में आते हैं, जैसे साइकोलॉजी, एनुअल रिव्यूज़ ऑफ साइकोलॉजी, एनुअल रिव्यूज़ ऑफ नमस्कार शिक्षार्थियों, आप सभी का NIOS स्टूडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस के उच्चतर माध्यमिक विषय के सूचना के स्तोत्र भाग 3 के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का विषय। सूचना के प्रलेखीय स्तोत्र। लिपिबद्ध स्तोत्र भौतिक स्वरूप के आधार पर निम्न समूह में बांटे जा सकते हैं: कागज आधारित प्रलेखीय स्तोत्र तथा अन्य माध्यम पर आधारित प्रलेखीय स्तोत्र। कागज आधारित प्रलेखीय स्तोत्र। कागज आधारित प्रलेखीय स्तोत्रों में प्रकाशित एवं अप्रकाशित दोनों प्रकार के स्तोत्र शामिल होते हैं। प्रकाशित स्तोत्र वे स्तोत्र हैं जो प्रकाशकों द्वारा अधिक संख्या में मुद्रित किए जाते हैं। ये सामान्यतः मूल्य पर उपलब्ध होते हैं तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए मिलते हैं। अन्य माध्यम पर आधारित प्रलेखीय स्तोत्र। लिपिबद्ध स्तोत्र कई अन्य प्रारूपों में भी उपलब्ध होते हैं, यथा श्रव्य दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ऑप्टिकल माध्यम या सूक्ष्म रूप माइक्रोफॉर्म्स, ध्वनि या श्रव्य अंकन, ऑडियो रिकॉर्डिंग, श्रव्य ऑडियो कैसेट, श्रव्य टेप आदि। दृश्य प्रारूप, स्थिर स्टेप चित्र, स्लाइड, फिल्मी टेप्स, ट्रांसपेरेंसीज। दृश्य प्रारूप, चलचित्र, वीडियो टेप, फिल्में, वीडियो डिस्क आदि। कलाकृतियाँ एवं वास्तविक, ग्लोब, उभारदार, रिलीफ, मॉडल्स आदि। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उदाहरण हैं मैग्नेटिक टेप, डिस्क, ड्रम आदि। ऑप्टिकल माध्यम के उदाहरण हैं CD रोम, DVD, ब्लू रे डिस्क आदि। और सूक्ष्म रूप, जिसे माइक्रोफॉर्म्स कहते हैं, उसके उदाहरण हैं माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिश आदि। ध्वनि अथवा श्रव्य अंकन। श्रव्य कैसेट एवं श्रव्य टेप प्रमुख साधन है। प्रकाशक अपनी मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ अन्य माध्यमों से भी उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे श्रव्य कैसेट, CD, MP3 CD एवं कैसेट। कुछ वेबसाइट पर श्रव्य पुस्तकें बिना शुल्क के iPad, MP3 प्लेयर व स्मार्टफोन पर डाउनलोड की सुविधा प्रदान करती हैं। कलाकृतियाँ एवं वास्तविक नमूने। कलाकृति मानव कौशल या कार्यों द्वारा हस्तशिल्प से बनी वस्तुएं ऐतिहासिक एवं पुरातत्व ज्ञान की रुचि के विषयों का समावेश हैं। उदाहरण कोई औजार, गुफा चित्रकारी आदि। रेल या
शब्द का प्रयोग ग्रंथालय विज्ञान एवं शिक्षा में वास्तविक जीवन की कुछ वस्तुओं को संकेत करने के लिए प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ऐसे माध्यम जिनमें उपभोक्ता द्वारा विषय वस्तु को अभिगमित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत अभियांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम स्रोतों में वीडियो अंकन, श्रव्य अंकन, बहुमाध्यमी प्रस्तुतिकरण, सीडी रोम एवं ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण है। चुंबकीय भंडार माध्यम, जिसको हम मैग्नेटिक स्टोरेज भी बोलते हैं। चुंबकीय भंडार व उपकरण चुंबकीय पदार्थ की परत वाली सतह पर डाटा का संग्रहण होता है। एनालॉग और डिजिटल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम भी शामिल है। चुंबकीय माध्यम में श्रव्य एवं दृश्य वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल है। रील से रील तक टेप्स, श्रव्य कैसेट टेप व दृश्य टेप का समावेश, जिसमें चुंबकीय ध्वनि एवं चित्र शामिल है। प्रकाशीय भंडार माध्यम, वे माध्यम जिनमें विषय वस्तु को डिजिटल प्रारूप में रखा जाता है एवं विषय वस्तु को लेजर द्वारा लिख तथा पढ़ सकते हैं। इन माध्यमों में सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क एवं प्रथम दोनों प्रारूपों के सभी विविध रूप जैसे सीडीआर केवल पढ़ने के लिए, सीडीआरडब्ल्यू पुनः लिखने योग्य, डीवीडीआर, डीवीडीआरडब्ल्यू आदि। माइक्रोफॉर्म्स में पुस्तकें, समाचार पत्र, मानचित्र, फोटोग्राफ आदि शामिल हैं। माइक्रोफॉर्म्स में क्या होता है? माइक्रोफॉर्म्स या सूक्ष्म रूप में प्रलेखों के मूल पाठ या प्रतिरूप का आकार फोटोग्राफी के द्वारा अत्यंत लघु रूप मतलब बहुत छोटा कर दिया जाता है। तो बेलन के आकार रोल में लपेटी हुई फिल्म के स्वरूप को साधारण कैमरे में फिल्म के समान माइक्रोफिल्म कहते हैं। अप्रलेखीय स्तोत्र, सूचना के अप्रलेखीय स्तोत्र वे स्तोत्र हैं जो किसी भी रूप में लिपिबद्ध नहीं होते, जैसे मानव, संगठन, मुद्रित माध्यम से भिन्न जनसंचार माध्यम और इंटरनेट। मानव सूचना स्तोत्रों के रूप में मानव सूचनाओं के प्रमुख उपयोगी स्तोत्र विशेषज्ञों से आम व्यक्ति तक मानव वंचित सूचना की प्रकृति के आधार पर सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, दुर्घटना की स्थिति में जो लोग दुर्घटना स्थल पर उपस्थित होते हैं वे गवाह के लिए उपयोगी हो सकते हैं। एक विशेषज्ञ की राय अत्यंत बहुमूल्य विशेषता जब कोई शोधकर्ता अनुसंधान कार्य करते हुए किसी ऐसी समस्या का सामना करता है जिसके लिए तुरंत समाधान की आवश्यकता होती है। संगठन भी सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी एक या R&D इंस्टीट्यूशन, ये सारे संगठन के उदाहरण हैं। पुरातत्व, प्रकाशन गृह, शासकीय संस्थान आदि अपने विशिष्ट क्षेत्रों की गतिविधियों में प्रामाणिक, विश्वसनीय एवं समयोचित सूचना प्रदान करने वाले हैं। जनसंचार माध्यम, जिस माध्यम द्वारा जनसाधारण को समाचार एवं सूचना आदि पहुंचाई जाती है। जनसंचार माध्यम में प्रेस, समाचार पत्र, मैगजीन आदि आते हैं। रेडियो, टेलीविज़न भी शामिल हैं। टेलीविज़न का मुख्य लाभ उपभोक्ताओं को देखने सुनने की सुविधा प्रदान करता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में रेडियो स्टेशन स्थापित हैं। समाचार स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, मनोरंजन, संगीत, खेल व विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों का भी प्रसारण करता है। प्राइमरी बुक्स, कागज के आविष्कार से पूर्व चीनियों के पास सूचना को लिपिबद्ध करने के लिए विभिन्न माध्यम व तरीके अपनाए गए। गुफा की दीवारों या पत्थर, मिट्टी की टिक्कियाँ, धातु, शीशा, तांबा, पीतल और कांस्य, लिनन, लकड़ी के बोर्ड, मोम चढ़ी लकड़ी की पट्टियाँ, भोजपत्र
इन सब का इस्तेमाल करा गया। भारत में ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल करा गया। प्राचीन हिंदू धार्मिक रचनाओं और वेद ग्रंथों को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। बहुत पहले ब्लॉक प्रिंटिंग विधि का उपयोग हुआ, जिसको हम डायमंड सूत्रा के नाम से जानते हैं। मुद्रण प्रेस के आविष्कार से पुस्तकों को शीघ्र व बहुत संख्या में मुद्रित करना संभव हुआ और सामान्य जन के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। त्वरित मुद्रण सबसे महत्वपूर्ण संचार माध्यम बना है। मुद्रित पुस्तकों के लिए ग्रंथालयों में कई बदलाव आए और फिर 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों के शोध परिणामों को पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किए जाने लगा। शोध परिणामों को शीघ्रता से सब जगह पहुंचाने में सक्षम शोधार्थियों के लिए वरदान विविध पत्र पत्रिकाओं की उपलब्धता। 1800 ईस्वी में कई आविष्कार हुए, जैसे टंकण यंत्र, टेलीग्राफ एवं दूरभाषा से शीघ्र सूचना प्रसारण में सहायता हुई। दूरभाष एवं टेलीग्राफ का उपयोग करते हुए लंबी दूरी के संदेश तारों द्वारा त्वरित रूप से जाना संभव हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग अंतरिक्ष में से संकेत भेजने में। इलेक्ट्रॉनिक्स में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग संकेतों को ले जाने के लिए अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से प्रवाह करती हैं। जनसंचार माध्यम जैसे पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, चलचित्र जो बहुत ज़्यादा संख्या तक पहुंचाने वाले बने। सन 1811 में फ्रेडरिक कोइनिग नामक जर्मन ने मुद्रण प्रेस को शक्ति देने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया। इसके बाद इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का आविर्भाव हुआ। 20वीं शताब्दी में कंप्यूटर एवं संचार तकनीक की उन्नति से इलेक्ट्रॉनिक सूचना स्रोत, डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालय, इंटरनेट और वेब का प्रादुर्भाव हुआ। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर परस्पर जुड़ाव की वैश्विक व्यवस्था करोड़ों उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है। इंटरनेट का उद्गम 1960 में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क वाली परियोजना ARPANET के द्वारा हुआ। तो शिक्षार्थियों, इस सेशन में आपने देखा प्राइमरी बुक्स और समय के साथ साथ कैसे जनसंचार माध्यम का विकास होता गया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस सेशन में कई बातें सीखी होंगी। धन्यवाद।